चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे हुमायूं। हुमायूं के बारे में हम लोग देखेंगे हुमायूं का अर्थ क्या होता है। पहले देखते हैं हुमायूं का अर्थ क्या है। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। लेकिन बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, इसके बारे में एकदम विपरीत सुना जाता है। हुमायूं का अर्थ है भाग्यशाली, लेकिन यह उतना ही अभाग्यशाली था। यह उतना ही अभाग्यशाली था कि जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए शेर ए मंडप इमारत थी, शेर ए मंडप की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक तो मोहम्मद महमूद लोदी था, जबकि द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक शेर शाह सूरी था। शेर शाह सूरी हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ देता है। 1530 से 1540 तक यह शासन किया और फिर 1555 से 1556 में फिर दोबारा भारत यानी दिल्ली पर आकर के गद्दी पर बैठता है। 15 वर्ष के शासन 15 वर्ष के समय में यह लड़खड़ाता रहा। 15 साल यह लगभग जो है लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए शेर ए मंडप की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु होती है। और हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन यह उतना ही अभाग्यशाली था कि यह जीवन भर लड़खड़ाते हुए शेर ए मंडप की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं शासनकाल शासनकाल है 1530 से 1540। पंद्रह सौ 30 से 1540 और 1555 से 1556। यह 2 बार गद्दी पर बैठता है। 1530 से 1540 तक यह 10 वर्ष तक शासन जो करता है। 10 वर्ष के शासन के उपरांत यह 1540 से 1555 तक 15 साल यह निर्वासित जीवन को व्यतीत किया और उसी में अकबर का जन्म होता है। 1555 से 1556 के बीच में यह दोबारा गद्दी पर आकर के बैठता है और फिर यह एक वर्ष के शासन करने के बाद शासन पद को छोड़ देता है, त्याग देता है। तो इसका शासनकाल 1530 से 40 और 1555 से 1556 था। उपाधि इसकी थी नासिरुद्दीन। उपाधि इसकी है नासिरुद्दीन और दूसरी उपाधि है सिकंदर ए आजम। सिकंदर ए आजम इसकी दूसरी उपाधि मिलती है और माता का नाम माहम बेगम।
माता का नाम मिलता है माहम बेगम, और जो है पिता का नाम बाबर। माता का नाम माहम बेगम, पिता का नाम बाबर, पत्नी हाजी बेगम। पत्नी है हाजी बेगम, और दूसरी पत्नी है हमीदा बानू बेगम। जो हमीदा बानू बेगम थी, यह अकबर की मां। हमीदा बानू बेगम से अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का जन्म। जो हमीदा बानू बेगम है वह अकबर की मां है, और इसकी पत्नी पहली थी हाजी बेगम, और दूसरी है हमीदा बानू बेगम। जो हमीदा बानू बेगम है यह अकबर की मां है, और इसके दरबार के गायक, दरबारी गायक, अगर पूछा जाए कि दरबारी गायक कौन थे, तो इसके 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 दरबार के दरबारी गायक थे बैजू बावरा। इसके दरबारी गायक थे बैजू बावरा, और दरबारी चित्रकार, दरबारी चित्रकार जो दरबारी चित्रकार थे वह थे मीर सैयद अली और अब्दुस मद। मीर सैयद अली और अब्द समद। अब्द समद दरबारी चित्रकार मीर सैयद अली और अब्द समद थे, और ये दोनों चित्रकार फारस के महान चित्रकार, ये दोनों चित्रकार फारस के महान चित्रकार विहजाद के शिष्य थे। ये दोनों चित्रकार फारस के महान चित्रकार विहजाद, विहजाद को कहते हैं पूर्व का राफेल। के शिष्य थे। विहजाद अर्थात पूर्व के राफेल के शिष्य थे, और ये दोनों जो है अकबर ने अब्दुसमद, अकबर जब गद्दी पर बैठता है, अकबर ने अब्दुसमद और मीर सैयद अली के नेतृत्व में एक राजकीय चित्रशाला की स्थापना की। अकबर ने मीर सैयद अली और अब्दुसमद के नेतृत्व में एक चित्रशाला की स्थापना की। यहां पर नोट क्वेश्चन करके है, नोट में आप लोग देखेंगे कि किस शासक के शासन काल में
किस शासक के शासनकाल में मीर सैयद अली और अब्दुसमद को चित्रशाला विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था? तो अकबर के समय में ये बनाए गए थे। या मीर सैयद अली और अब्दुसमद को किस किस मुगल सम्राट के समय में या अकबर ने किन दो महान चित्रकारों को अकबर महान ने किन दो महान चित्रकारों को चित्रशाला के विभाग का अध्यक्ष बनाया था? तो मीर सैयद अली और अब्दुसमद। यहां पर अकबर ने मीर सैयद अली और अब्दुसमद को चित्रशाला विभाग का अध्यक्ष बनाया था। दोनों चित्रकार हुमायूं के समय के थे। दोनों चित्रकार हुमायूं के समय के थे, लेकिन जो काम किया गया वह मुख्य रूप से अकबर के समय में किया गया। कहा जाता है कि जब हुमायूं 15 वर्ष के लिए भारत से बाहर निष्कासित हुआ तो एक भटकता जीवन व्यतीत किया और राजस्थान में एक राज दरबार में इससे जो है शरण मिला। और शरण मिला तो उसी समय जहां पर वह रह रहा था उसी समय एक फाख्ता पक्षी आकर के उस राज दरबार में एक दीवार पर बैठता है और हुमायूं उस फाख्ता पक्षी को पकड़ करके उसका चित्र बनवाता है और यहीं से हुमायूं के चित्र कला का पूर्ण रूप से उल्लेख मिल जाता है। आगे देखते हैं स्रोत। स्रोत है पहला हुमायूं नामा। हुमायूं नामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम। इनका उपनाम मिलता है द प्रिंसेस ऑफ रोज बॉडी। द प्रिंसेस ऑफ रोज बॉडी या गुलबदन बेगम इनका नाम मिलता है और ये नाम है हुमायूं नामा से एक पुस्तक लिखती हैं। और दूसरा स्रोत है कानून ए हुमायूनी। कानून ए हुमायूनी जिसके लेखक हैं खोंदमीर। जो कानून ए हुमायूनी है कानून ए हुमायूनी में इस ग्रंथ में हुमायूं के राजकीय इस ग्रंथ में कानून ए हुमायूनी में हुमायूं के राजकीय कानून इस ग्रंथ में
राजकीय कानून, भवन निर्माण, भवन निर्माण, ज्योतिष, ज्योतिष और उसके आविष्कार, उसके आविष्कार का उल्लेख मिलता है। स्रोत के रूप में देखेंगे कि स्रोत के रूप में दो हैं। कौन कौन से? हुमायूंनामा, लेखक है गुलबदन बेगम, और दूसरा है कानून ये हुमायूनी, लेखक हैं खोंदमीर, लेखक हैं खोंदमीर। और इस जो है ग्रंथ में राजकीय कानून, भवन निर्माण, ज्योतिष, आविष्कार का उल्लेख मिल जाता है। ऐसा माना जाता है कि हुमायूं सप्ताह में प्रत्येक दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। ऐसा माना जाता है कि हुमायूं सप्ताह में, प्रत्येक सप्ताह में 7 रंग के, प्रत्येक सप्ताह में या सप्ताह भर में 7 रंग के कपड़े पहनता था। और उस कपड़ों में देखेंगे तो शनिवार को काला, शनिवार को काला, रविवार को पीला, रविवार पीला, रविवार को पीला। फिर देखेंगे सोमवार को सफेद, सोमवार को सफेद, और शेष 4 दिन, सोमवार को सफेद और शेष 4 दिन अन्य रंग के कपड़े बदल बदल कर पहनता था। अन्य रंग के कपड़े बदल बदल कर जो है पहनता था। नगर स्थापना क्या किया था? दीन पनाह, नगर स्थापना में देखेंगे दीन पनाह नगर की स्थापना हुई थी। और वास्तु निर्माण में देखेंगे हुमायूं का मकबरा, वास्तु निर्माण में देखेंगे हुमायूं का मकबरा। और जो हुमायूं का मकबरा बना था पत्नी हाजी बेगम द्वारा, पत्नी हाजी बेगम द्वारा। हुमायूं का मकबरा बनता है वास्तु निर्माण में, यह स्वयं का मकबरा बनवाता है। और यह मकबरा अपने मृत्यु के पहले इसका एक नींव रखता है, लेकिन वह पूर्ण नहीं कर पाता है, और पूर्ण करवाती है इसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा। इस मकबरे का वास्तुकार क्वेश्चन पूछा गया है। मकबरे का वास्तुकार, मकबरे का वास्तुकार
मिर्जा गयास था। मकबरे का वास्तुकार मिर्जा गयास था और यह 4 बाग पद्धति से बना हुआ, 4 बाग पद्धति, 4 बाग पद्धति से बना हुआ भारत का पहला मकबरा है। चार बाग पद्धति से बनने वाला पहला मकबरा है और इस मकबरे का गुंबद दोहरा है। दोहरा गुंबद है। इस मकबरे का गुंबद दोहरा है, संगमरमर का बना है। पूर्ण रूप से संगमरमर का बना हुआ मकबरा है और इस गुंबद को ताजमहल का प्रतिगामी कहा जाता है। इस गुंबद को या इसे ताजमहल का प्रतिगामी, इस मकबरे को ताजमहल का प्रतिगामी भी कहा जाता है। इस मकबरे को ताजमहल का प्रतिगामी भी कहा जाता है। तो देखते हैं लेनपुल के अनुसार, कुछ वक्तव्य भी है लेनपुल के अनुसार। लेनपुल कहते हैं कि हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन यह उतना ही अभाग्यशाली था कि जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए शेर ए मंडप की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। 1539 युद्ध देखते हैं हम लोग। 1539 में होता है चौसा का युद्ध। और इस चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया। शेर शाह की विजय। दूसरा युद्ध होता है 1540 में और 1540 का युद्ध का नाम था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। और इस युद्ध में यही युद्ध हुमायूं के लिए निर्णायक साबित होता है। यही युद्ध हुमायूं के लिए निर्णायक साबित होता है और इसी युद्ध में हुमायूं हार करके भारत से बाहर चला जाता है। यही युद्ध जो है हुमायूं के लिए निर्णायक साबित होता है और इसी युद्ध में हुमायूं हार करके भारत से बाहर निकल जाता है, भारत से बाहर चला जाता है। और जब हुमायूं यह युद्ध लड़ रहा होता है तो हुमायूं युद्ध जो है शुरू होता है और युद्ध में हुमायूं लड़ता है
और शेरशाह भी लड़ता है और बारिश होती होती रहती है। और बारिश जो है शुरू होती है, जो नदी थी वह पूर्ण रूप से भरी हुई रहती है और हुमायूं हार करके जब नदी को पार करने लगता है तो उसके सैनिक, उसके घोड़े, उसके हाथी सब उसका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन एक नाविक जो इसे हम भिस्ती कहते हैं, वो महमूद नामक नाविक या भिस्ती जो था, वह जो है इनका हुमायूं का साथ देता है। और ये पूरे पानी से, कीचड़ से पूरा लथपथ था। और जब उसके पास जो है पहुंचता है तो वह भिस्ती से मदद की मांग करता है और भिस्ती उससे ले जाकर के उस पार छोड़ देता है। जब पार छोड़ता है तो नाविक जो था, भिस्ती जो था, वह पार करके उसे जाने लगता है तो हुमायूं जो है उससे आग्रह करता है कि आप मुझसे मांग लीजिए। तो भिस्ती हुमायूं को समझ नहीं पाता कि यह जो है किसी देश का या जो है किसी राज्य का राजा है। वह जो है पूछता है कि आप क्या दे सकते हैं, तो वह जो कहता है कि आप मांग लीजिए जो आपको मांगना हो, मैं आपको दूंगा। मैं दिल्ली का मैं बादशाह हुमायूं हूं। तो उसी समय भिस्ती नाविक ने उसे आग्रह जो करता है कि यदि आप जब वापस आएंगे, जब आपकी सत्ता वापस आएगी, जब आप वापस आएंगे, तो इस भिस्ती को, इस नाविक को अर्थात मुझे महमूद को एक दिन के लिए आप सुल्तान बनाना पड़ेगा। बाबर उससे जो है वो वचन देता है कि जब मैं वापस आऊंगा तो आपको एक दिन के लिए मैं सुल्तान अर्थात बादशाह, राजा मैं बनाऊंगा। और 1555-56 में जब शेरशाह का शासनकाल समाप्त होता है और फिर पुनः एक बार फिर आता है हुमायूं 1555-56 में, उसी समय इसने जो है भिस्ती को, नाविक को एक दिन के लिए सुल्तान बनाता है। और जो नाविक था, जो भिस्ती था, वह अपने प्रतीक के रूप में एक सिक्का चलाता है, क्योंकि उस समय चांदी के, तांबे के, सोने के, जीतल, अदली, दोगनी, अद्धा, पिख, सस्कनी, सभी नाम से तांबे के जो भी थे, धातु के सभी सिक्के जो है चलाए जा चुके थे। जो भिस्ती था, नाविक था, वह चमड़े का सिक्का जारी किया। और चमड़े का सिक्का जारी करने वाला पहला जो शासक के रूप में, शासक तो नहीं कर सकते लेकिन एक दिन के लिए वो राजा बनता है, तो शासक में वही नाविक जो है एक दिन का राजा बनता है। और वह राजा के रूप में एक सिक्का जारी करता है, तो था चमड़े का सिक्का। हुमायूं के हारने से पहले, थोड़ा सा आप लोग और ध्यान दीजिए कि हुमायूं के हारने से पहले या गद्दी पर बैठने से पहले शेरशाह सूरी बाबर की सेना में एक सैनिक के रूप में कार्यरत था। जब बाबर अपनी सेना लेकर के जो किसी राज दरबार में तिलकोत्सव अर्थात ऐसे समारोह में जाता है जहां शेरशाह भी इसका साइडो के रूप में जाता है, और वहां पर बाबर के साथ बैठे हुए उच्च पद पर जो सुल्तान थे वह शेरशाह को देखते हैं और शेरशाह के बारे में बताते हैं कि इसके रंग ढंग, चाल चलन, खाने पीने का जो तरीका है वह एक बादशाह का है और यह किसी दिन बादशाह बन सकता है। वो बात बाबर को लगती है और बाबर अपने यहां, अपने घर आकर के अपने बेटे हुमायूं को समझाता है कि मेरे न रहने के बाद इस चालाक अफगान से सावधान रहना। कि हो सकता है कि यह
गद्दी या पद के लालच में आकर के तुम्हें हानि पहुंचाए। और हुआ ऐसा ही कि 1530 से 40 के बीच में हुमायूं गद्दी पर बैठता है और मौका पाते हुए 2 युद्ध करता है, चौसा का युद्ध और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। और कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ देता है। भारत से बाहर जो है खदेड़ता है तो 15 साल तक वह निर्वासित जीवन को व्यतीत करता है और बाद में फिर जो है अकबर का जन्म होता है और फिर 1555-56 में फिर ये वापस आता है और 56 में फिर बैठता है। 1556 से 1605 तक द ग्रेट मुगल एम्परर अकबर। तो देखते हैं, ये था आपका हुमायूं के बारे में जो आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जहां से जो है पूछे जाएंगे। तो एक बार देखते हैं, हुमायूं शासनकाल 1530 से 1540, फिर है 1555 से 1556। उपाधि इनकी है नासिरुद्दीन और दूसरी उपाधि है सिकंदर ए सानी। माता का नाम है माहम बेगम, पिता का नाम है बाबर, पत्नी का नाम है हाजी बेगम और दूसरी पत्नी का नाम है हमीदा बानू बेगम, जो अकबर की मां भी होती है। दरबारी गायक थे बैजू बावरा, दरबारी चित्रकार थे मीर सैयद अली और अब्दुस मद, और ये दोनों फारस के महान चित्रकार विहजाद अर्थात इनका नाम और मिलता है पूर्व का राफेल के शिष्य थे। जब अकबर गद्दी पर बैठता है तो इन दोनों चित्रकारों की अध्यक्षता में एक चित्रशाला की स्थापना करता है और इन दोनों को उस चित्रशाला का अध्यक्ष बनाता है। स्रोत मिलता है हुमायूं नामा और जो है कानून ए हुमायूनी। हुमायूं नामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम अर्थात हुमायूं की बहन या बाबर की पुत्री है, और कानून ए हुमायूनी के लेखक हैं खोंदमीर। इस ग्रंथ में राजकीय कानून, भवन के निर्माण, ज्योतिष और आविष्कार का उल्लेख मिलता है। इस उल्लेख को देखते हुए जो ज्योतिष के रूप में था, हुमायूं प्रत्येक सप्ताह में प्रत्येक दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। वह शनिवार को काला, रविवार को पीला, सोमवार को सफेद, शेष दिन भी वह अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं जो नगर स्थापना किया था वह दीन पनाह नगर को बसाया था, और वास्तु निर्माण में हुमायूं का मकबरा जो है बना। मकबरे की नींव तो रखा लेकिन बनवा नहीं पाया। इसकी जो पत्नी थी वह हाजी बेगम थी और हाजी बेगम ने इस मकबरे का निर्माण कराया। इस मकबरे का वास्तुकार मिर्जा गयास था और यह मकबरा 4 बाग पद्धति से बना हुआ भारत का पहला मकबरा है। 4 बाग पद्धति से भारत का बना हुआ पहला मकबरा है और यह मकबरा दोहरे गुंबद का बना है। यह मकबरा दोहरे गुंबद का है और इस मकबरे में संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इसीलिए इस मकबरे को ताजमहल का प्रतिगामी भी कहा जाता है। लेनपुल के अनुसार हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन वह उतना ही अभाग्यशाली था कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए शेर ए मंडप की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु होती है।
युद्ध में देखेंगे 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था और इस चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को परास्त कर दिया। चौसा का युद्ध में हुमायूं ने शेर शाह को जो है परास्त किया। और दूसरा युद्ध होता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, और यह युद्ध जो है भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है। इस युद्ध में शेरशाह जो है विजयी होता है और हुमायूं भारत से बाहर निकल जाता है। हुमायूं भारत से बाहर निकलता है और 15 साल के निर्वसित जीवन को व्यतीत करते हुए शेर शाह के शासन के बाद फिर 1555-56 में फिर भारत वापस आता है और फिर गद्दी पर बैठता है। तो ये था आपका जो है हुमायूं के बारे में, और हुमायूं के बारे में बस इतना ही। अब हम अगली वीडियो में अगले शासक को देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।